हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल बच्चों। तो आपके लिए लेक्चर 8 लेकर मैं आ गया हूं। अभी तक हमने टोटल 7 लेक्चर्स देख लिए हैं इन्वर्स को फंक्शन पे। प्रॉब्लम्स ऑन आईडीएफ 12th क्लास, स्पेसिफिकली प्रॉब्लम्स होंगी। अभी तक हमने जो लेक्चर्स लिए थे उनमें या तो हम फॉर्मूलोज का डेरिवेशन कर रहे थे या उन फॉर्मूलोज के डेरिवेशन के बेस के ऊपर हम छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। आज की क्लास में आप लोग वेरियस टाइप के प्रॉब्लम्स देखेंगे, डिफरेंट लेवल के प्रॉब्लम्स देखेंगे। इससे पहले हम लोग पिछले हफ्ते में 3 क्विज कर चुके हैं, आपको याद है? क्विज डे 1, क्विज डे 2 एंड क्विज डे 3। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर पार्टिसिपेशन एंड इनफैक्ट मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को उन क्विज से बेनिफिट हुआ होगा। तो अब हम चलते हैं फॉर्मली, आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये न्यूमेरिकल्स हैं, हमें प्रूव करना है क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। एलएचएस लेना है, आरएचएस लाना है, या आरएचएस लेना है, एलएचएस लाना है, देख लेंगे हम लोग। फिर हमारे पास ये 2 न्यूमेरिकल्स हैं जहां पर हम इनवर्स ट्रिगो फंक्शन से रिलेटेड इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अभी और न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, ये थोड़े से सिंपल टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, बेसिक लेवल के। चलिए स्टार्ट करते हैं इनका सॉल्यूशन। आ जाओ बच्चों। तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल की हम बात करते हैं। क्वेश्चन 1 में हमें एलएचएस दिया हुआ है, हमें आरएचएस लाना है। इनफैक्ट आरएचएस इज ऑलरेडी इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म, इसलिए हम एलएचएस से स्टार्ट करेंगे। तो ये लिखा मैंने एलएचएस, और एलएचएस में मेरे पास है 9π/8 माइनस 9/4 इंटू साइन इनवर्स 1/3। ध्यान से सुनना, मैं क्या बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है बच्चों। सबसे पहला काम आप क्या करिए, इसमें 9/4 कॉमन ले लो। सारा गेम ऑब्जर्वेशन का है, सही से ऑब्जर्व करिए, मजा आना शुरू हो जाएगा आपको। क्वेश्चन चुटकी बजाते हुए सॉल्व होंगे आप लोगों से। 9/4 कॉमन लिया। अब जो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर साइड में एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, ध्यान से। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, दोनों का इनपुट अगर सेम है तो आंसर π/2 होता है। याद आया फॉर्मूला आप लोगों को? तो यहाँ जो ब्रैकेट में है बच्चों, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? सो वी कैन राइट इट 9/4 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ 1/3। इस स्टेप को मार्क कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता था 1 मार्कर में या 2 मार्कर में मैक्सिमम, कि एलएचएस इज इक्वल टू ये वाला आरएचएस बना देता, ये प्रूव करो। तो अगर ऐसा होता तो ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया। फिलहाल हमें आरएचएस ये लेकर आना है, तो यानी अभी काम बाकी है। तो आगे वाला काम कैसे करेंगे बच्चों? हम यहाँ पर ये जो कॉस इनवर्स 1/3 है ना, इसे हम साइन इनवर्स में चेंज कैसे करेंगे? अब ये काम तो हम लोग पिछले लेक्चर्स में सीख चुके हैं। कॉस इनवर्स 1/3 को मैंने थीटा मान लिया बच्चों। यहां से कॉस थीटा क्या आ गया? आप समझ गए मैं क्या करने वाला हूं? मैं ट्राइंगल मेथड यूज करने वाला हूं। ये रहा कॉस थीटा इक्वल टू 1/3, यानी पाइथागोरस थ्योरम की आप हेल्प लो, अपना यहाँ परपेंडिकुलर निकालो, दैट विल बी √8 यानी 2√2। यहां से आप लोग साइन थीटा निकाल लो बच्चों। साइन थीटा आपका आएगा 2√2/3। बात समझ आई आप लोगों को? और फिर थीटा क्या आएगा? थीटा विल बी साइन इनवर्स ऑफ 2√2/3। अब थीटा आपने ये माना था, और अब थीटा की साइन इनवर्स की फॉर्म में ये नई वैल्यू आ गई है। तो यहां से अपने क्वेश्चन में वापस लौटो बच्चों, और ये आ गया 9/4 कॉस इनवर्स 1/3 को थीटा माना, थीटा की एक नई वैल्यू हमने ऑब्टेन की है। इस नई वैल्यू को यहाँ डाल दो, तो साइन इनवर्स 2√2/3, और बस जी यहाँ खुश होकर अब लिख दो कि ये आपका आ गया आरएचएस। मजा आ गया? अब एक और मजे की बात सुनो, मैंने क्या बोला था अभी इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हुए, कि इस क्वेश्चन को अगर मैं यहीं पर स्टॉप कर दूं तो एक नया क्वेश्चन बन जाता है। ये नया आरएचएस हो गया। ये वाला तो इस गिवन क्वेश्चन का ही आरएचएस है। क्या कुछ और भी रिजल्ट हो सकते हैं? बिल्कुल। अगर मैं आपसे कहता कि नया आरएचएस है 9/4 tan इनवर्स 2√2, 9/4 tan इनवर्स 2√2, क्या बोला मैंने? कि नया आरएचएस क्या ऐसे हो सकता है? अगर हाँ, तो फिर अगर ये आरएचएस आपका होता इसी क्वेश्चन के लिए, तो फिर इसके आगे इसे कैसे सॉल्व करते? आप मुझे अपना सॉल्यूशन अपने टेलीग्राम चैनल पे, उससे एसोसिएटेड जो ग्रुप है उसमें इसका सॉल्यूशन करके भेजना, कि अगर tan इनवर्स की फॉर्म में अगर आंसर चाहिए होता इस क्वेश्चन का नया आरएचएस तो कैसे होता ये। ठीक है, बहुत ही छोटा सा काम है, मुझे पूरी मदद आप लोग कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब आप चैनल को ज्वाइन करेंगे तो उसी के साथ में ग्रुप भी एसोसिएटेड है, ग्रुप में आप लोग इसका सॉल्यूशन भेज सकते हैं। चलिए अब मैं ले चलता हूं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर भी प्रूव करना है वंस अगेन। अगर मैं आरएचएस को देखता हूं तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऑलरेडी है, तो इसलिए मैं एलएचएस पे फोकस करूंगा। और ये लिया मैंने इसका एलएचएस, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 1/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/9। अब बताइए कौन सा फॉर्मूला, बात समझ आ रही है? कौन सा फॉर्मूला? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। समझ आया? ये देखो स्क्रीन पे, ठीक है? आ जाओ। अब इस फॉर्मूले को यहां पर अगर हम अप्लाई करें तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। जरा सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, फटाफट एलसीएम ले लो। ओके, सो इट इज 9 1 जा 9 प्लस 4 2 जा 8, यानी 9 प्लस 8 17 अपॉन 36 अपॉन 9 प्लस 36 माइनस दैट इज 34। सो इट गिव्स मी tan इनवर्स ऑफ 17 अपॉन 34 दैट इज 1/2। अब ये तो हमारा सॉल्यूशन आ चुका है अगर इस क्वेश्चन का ये आरएचएस होता तो, लेकिन आरएचएस डिफरेंट है, कॉस इनवर्स की फॉर्म में है। और एक और मजे की बात, इसमें 1/2 का फैक्टर भी है। अगर सिर्फ ये कॉस इनवर्स की फॉर्म में होता, इसे मैं थीटा मान लेता, ट्रायंगल मेथड से कॉस इनवर्स की फॉर्म में आंसर निकाल लेता। लेकिन अभी यहाँ पर कॉस इनवर्स के साथ में 1/2 एक कांस्टेंट भी आ गया। अब इसे कैसे करेंगे? ध्यान से सुनना क्या बताने जा रहा हूं आपको मैं। ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई और ये 2 से डिवाइड, दोनों काम साथ में कर दिए और ये लगाया मैंने ब्रैकेट। कुछ समझ आ रहा है क्या फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं? ये 1/2 का फैक्टर मुझे आरएचएस में चाहिए, तो देखो 1/2 तो मैंने बचा लिया। और जो अब अंदर गया 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos इनवर्स। कौन सा फॉर्मूला? ये देखिए आपकी स्क्रीन पे। तो बच्चों अगर इस फॉर्मूले की हम बात करें यहाँ पर 2 tan इनवर्स का cos इनवर्स वाला फॉर्मूला, तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, x का मतलब 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जरा सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, तो ये बन गया आपका cos इनवर्स, एलसीएम लीजिए, 4 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज 3/4 अपॉन 5/4। सो इट इज cos इनवर्स 3/5, 1/2 तो पहले से ही चला आ रहा है। अब आप अपना आरएचएस टैली करके देख लो, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अब इतना जब हमने काम कर लिया है तो अब मैं थोड़ा साइड होने वाला हूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इस पूरे वर्क को नोट कर सको। ठीक है बच्चों? कुछ देर बाद ये मिटा दूंगा मैं, क्योंकि आज की क्लास में हमें थोड़ा सा आगे और भी न्यूमेरिकल्स लेने हैं, सिर्फ यही 4 न्यूमेरिकल्स नहीं रहेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 को देखिए, इसमें क्या करना है। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 आपको सॉल्व करना है एक्स के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इक्वेशंस हैं। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहे होंगे आपको, और ये इक्वल का साइन है, यानी ये इक्वेशंस हैं। दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये इक्वेशंस बन गया आपका। यहाँ प्रूव नहीं करना है। मैंने कई बच्चों को देखा है कि इन क्वेश्चंस में भी एलएचएस लेकर आरएचएस ले आते हैं, हेंस प्रूफ बड़ा बड़ा लिख देते हैं, टीचर भी खुश, बच्चा भी खुश, बाद में पेरेंट्स बच्चे की कुटाई करते हैं क्योंकि नंबर तो नहीं मिलेंगे। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा? एक ऐसा फॉर्मूला इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं यूज करूंगा, क्वेश्चन 3 को सॉल्व करने के लिए एक ऐसा फॉर्मूला यूज करूंगा जो मैंने आज की क्लास में आपको ऑलरेडी बता दिया है, और वो फॉर्मूला अभी भी बोर्ड पे लिखा हुआ है। और इंटरेस्टिंग बात यह है बच्चों कि ये क्वेश्चन 1 मार्कर है मैक्सिमम, ऑब्जर्वेशन से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। जरा फॉर्मूला देखो, कौन सा फॉर्मूला, ये देखो, दिखा आपको ये। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर नजर घुमाओ, ब्रैकेट के अंदर नजर घुमाओ और देखो अब मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना आप लोग। साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1। समझ आया? ये साइन फंक्शन यहां चला गया आरएचएस में, तो ऐसे बन गया। और ये है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/2। और यहां से मैं कह रहा था आपसे कि जो मैंने ऊपर क्वेश्चन 1 में फॉर्मूला लिखा है वही फॉर्मूला यहां पर भी हम यूज करेंगे। तो अगर आप इन्हें कंपेयर करें बच्चों, जो आपके क्वेश्चन में आया और जो आपका फॉर्मूला है, इन दोनों चीजों को आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि x की वैल्यू 1/3 आ रही है। सो इन दैट केस ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, x की वैल्यू आ गई, बात खत्म, 1 नंबर आपको मिल गया। 1 मार्कर क्वेश्चन है, इससे ऊपर इसकी औकात नहीं है, इससे ऊपर इसकी कैपेबिलिटी नहीं है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 4। अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा तो आपको एक होमवर्क भी दूंगा इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, बोल के दूंगा, ध्यान से सुनना, कमेंट करके आंसर बताना है आपको। सॉल्यूशन देना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल एंड टेलीग्राम ग्रुप, वहां पर सॉल्यूशन शेयर करिए। आ जाइए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे होगा ध्यान से देखते हैं। एलएचएस में जो फॉर्मूला मैं यूज करने जा रहा हूं वो फॉर्मूला आज मैं पहले यूज कर चुका हूं क्वेश्चन 2 में। समझ गए आप लोग कौन सा फॉर्मूला? ओके, ये देख लो स्क्रीन पे आपके आ चुका है। हाँ जी, यही फॉर्मूला क्वेश्चन 2 में भी यूज किया था हमने। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने एलएचएस में यूज किया बच्चों। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो कैलकुलेशन हो रहा है वो कैलकुलेशन कर लो, tan इनवर्स को आरएचएस में भेजो, तो ये आपका हो जाएगा 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4। टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 बच्चों 1 होता है, तो इसको आप लिख लो 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बात समझ आई आप लोगों को? मैंने क्या बोला? 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, टेंजेंट पाई बाई 4 की वैल्यू। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग साइड चेंज करेंगे और फिर फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये आपका बनेगा 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। अब मैं यहां पर आ जाता हूं बच्चों, ये मैंने एरो मार्क कर दिया कि अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इस जगह पे करेंगे। ठीक है, यहां जगह नहीं है तो मैं यहां पर आपको ले आया टॉप में। ठीक है बच्चों, तो आ जाइए। तो अब साइड जरा चेंज कर लो, एलएचएस में भेज दो 1 माइनस 6x स्क्वायर को, तो यहां से आपको मिल जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 5x पहले से ही है -1 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करना है हमें, तो फैक्टर बना देता हूं मैं आपके लिए। फैक्टर क्या बनेंगे? 6x माइनस 1x प्लस 1। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लिया जाए। मैंने फैक्टर बनाया, गलत भी हो सकता है, वेरी फ्रेंकली मैं आपकी तरह ही सोचता हूँ, गलत भी हो सकता है भैया। देखो मैं कैसे चेक करता हूँ, फिर फटाफट मेंटली मल्टीप्लाई करके देख लो। अगर मल्टीप्लीकेशन के बाद ये रिजल्ट आता है तो ठीक है, तुक्का गेम है। ठीक है, देखो 6x इंटू एक्स 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 इंटू एक्स, यानी ठीक है, ओके परफेक्ट है मेरा फैक्टर। मेरे फैक्टराइजेशन में कोई मिस्टेक नहीं है, मैंने सही लिखा हुआ है। डोंट थिंक कि मैं याद करके आया हूँ। हाँ ठीक है, ये सब ऑब्जर्वेशन का गेम है, आप लोग भी कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही कर लेते हैं, आप में से भी कई लोग ऐसे कर लेते होंगे। तो बच्चों यहां से बात ये निकली कि 6x माइनस 1 या तो ये 0 होगा या फिर x प्लस 1 ये 0 होगा। अब यहां से या तो x की वैल्यू 1/6 आएगी या यहां से x की वैल्यू -1 आएगी। लेकिन ध्यान से देखना, आपका जो क्वेश्चन है ना उसमें एलएचएस में है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x एंड आरएचएस में है पाई बाई 4। ये देखो आपके क्वेश्चन में। ठीक है, तो दिस इज नॉट बीइंग सेटिस्फाइड, दिस इज नॉट बीइंग सेटिस्फाइड इफ x इज इक्वल टू -1। ये मुझे कैसे पता चला? लेक्चर ध्यान से सुनना। ठीक है, तो बच्चों मुझे ये कैसे पता चला कि x इक्वल टू -1 यहां पर हम डालेंगे तो LHS इज इक्वल टू RHS वाली बात नहीं बनेगी, तो इसलिए मैंने बोल दिया नॉट बीइंग सेटिस्फाइड इफ x इक्वल टू -1, दिस इक्वेशन विल नॉट बी सेटिस्फाइड इफ x इक्वल टू -1। ये बात मुझे कैसे पता चली, आइए मैं आपको समझाता हूं। देखो बच्चों, RHS में तो कांस्टेंट है, यानी RHS में तो हमें x की वैल्यू डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारी कहानी है LHS की। तो मैं आपको रिकॉल कराता हूं बच्चों, क्या होता है कि tan इनवर्स x ये जो फंक्शन है इसमें जो इनपुट है x तो आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी नेगेटिव या पॉजिटिव या 0। ठीक है, लेकिन जो इसका आउटपुट आता है वो या तो चौथे क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव एंगल, क्यों? क्योंकि इंटरवल होता है -π/2 से 0। बात समझ आई? या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है जिसमें एंगल आपके पॉजिटिव आते हैं, क्यों? क्योंकि ये इंटरवल होता है 0 से π/2। ओवरऑल इंटरवल क्या बन गया tan इनवर्स x के रेंज का? -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल होता है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव एंगल एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एंगल। अब सुनना बात यहां पर ध्यान से, जब x की जगह मैं यहां पर -1 डालूंगा और यहां पर -1 डालूंगा LHS में, तो ये tan इनवर्स -2 और ये tan इनवर्स -3 बनेगा। एक को समझाता हूं, दूसरे के लिए सेम तरीके से हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो अगर x की जगह -1 यहां डालेंगे बच्चों LHS के पहले टर्म में, तो ये बनेगा 2 × -1 यानी -2।
टेन इनवर्स का इनपुट हो गया नेगेटिव। अब टेन इनवर्स का इनपुट अगर नेगेटिव हुआ तो टेन इनवर्स फंक्शन आपको आउटपुट देगा, यानी जो उसका आंसर आएगा वो एक ऐसा एंगल आएगा जो कि नेगेटिव एंगल होगा, क्योंकि वो चौथे क्वाड्रेंट में से होगा। बात समझ आई? यानी टेन इनवर्स -2 नेगेटिव एंगल होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्लॉकवाइज चलते हुए। यही कहानी टेन इनवर्स -3 के लिए होगी। अगर आप x की जगह -1 यहां डालेंगे, टेन इनवर्स -3 बनेगा, वो भी चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव एंगल आपको देने वाला है। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि एलएचएस में ये भी नेगेटिव एंगल बनेगा x की जगह -1 डालने पे, और ये भी नेगेटिव एंगल बनेगा x की जगह -1 डालने पे। नेगेटिव एंगल प्लस नेगेटिव एंगल, एलएचएस में दो नेगेटिव एंगल ऐड होके आपको नेगेटिव एंगल देंगे। एलएचएस में नेगेटिव एंगल, आरएचएस में π/4 यानी पॉजिटिव एंगल। नेगेटिव एंगल कैन नॉट बी इक्वल टू पॉजिटिव एंगल, देयरफॉर x equal to -1 will not satisfy this equation and we have to reject x equal to -1। तो अब ये बात जो मैंने अभी आपको यहां समझाई, इसे मैं रब कर देता हूं साइड में जो लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग बाद में अगर चाहें तो इस चीज को नोट कर सकते हैं, स्क्रीन पॉज करके थोड़ा सा बैक साइड जाना पड़ेगा आपको। तो इसका मतलब यहां पर हम क्या बोलेंगे, therefore x equal to -1 will be rejected, so it is rejected। अच्छा, अगर x इक्वल टू -1 रिजेक्ट हो गया तो x इक्वल टू 1/6 के बारे में क्या विचार है? क्या इसको भी रिजेक्ट कर दें? भाई हो सकता है ये भी रिजेक्ट हो जाए। अगर ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, LHS इज इक्वल टू RHS नहीं बनाएगा, तो इसको भी रिजेक्ट करना पड़ेगा। आप x की जगह 1/6 यहाँ डाल दो तो 2 इंटू 1/6 यानी 1/3 बनेगा, टेन इनवर्स 1/3 यहाँ डालेंगे तो 3 इंटू 1/6 यानी 1/2। तो टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/2, उसको सॉल्व करके देख लेना LHS इक्वल टू RHS आ रहा है या नहीं। आएगा, पक्का आएगा, आप चेक करके देखना, मैंने मेंटली कैलकुलेशन कर लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर हम क्या डिक्लेयर करेंगे, therefore x इक्वल टू 1/6 इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, ऑफ दिस इक्वेशन। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये ध्यान रखना कि जब आप किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x की जो भी वैल्यूज आती हैं उनको आपको जो ओरिजिनल इक्वेशन है, पेरेंट इक्वेशन, यानी जो गिवन इक्वेशन है, x की जो भी वैल्यू आई है उनको पेरेंट इक्वेशन में डाल के आपको चेक करना होता है कि क्या वो x की वैल्यूज पेरेंट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं तो हमें उन वैल्यूज को रिजेक्ट करना होता है। जो वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी पेरेंट इक्वेशन को, उन्हीं को हम एक्सेप्ट करेंगे। और ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कोई भी वैल्यूज आपकी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे, जो भी वैल्यूज आपने निकाली हैं वो आपकी पेरेंट इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे, ऐसा हो सकता है। इन दैट केस हम बोलते हैं दैट इक्वेशन इज हैविंग नो सॉल्यूशन। फिलहाल ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये दो आंसर आए थे जिनमें से एक ने सेटिस्फाई नहीं किया तो रिजेक्ट कर दिया हमने, एक ने सेटिस्फाई किया तो हमने बोल दिया इट इज द ओनली सॉल्यूशन। मैं काफी देर से साइड में इसलिए हूं ताकि आप लोग स्क्रीन पॉज करके इसे नोट कर सकें, या स्क्रीनशॉट ले लो, इसे नोट कर लेना, ठीक है बच्चों। अब हम लोग चलेंगे अगले लेवल के न्यूमेरिकल्स के ऊपर। आइए जरा, तो बच्चों अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चंस में हमें सिंप्लीफाई करना है। ये जो भी एक्सप्रेशंस गिवन है इन्हें हमें सिंप्लीफाई करके छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पहली बात। दूसरी बात, क्या आपको याद है मैंने क्वेश्चन 4 करने से पहले आपको एक बात कही थी? मैंने कहा था इसी क्वेश्चन के जैसा एक क्वेश्चन आपको और दूंगा। क्या है वो क्वेश्चन? आइए मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं। ये आपका होमवर्क है, इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल से एसोसिएटेड जो ग्रुप है उसमें भेजना है। आप अगर चाहें तो सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करके भी मुझे यहीं पर बता सकते हैं यूट्यूब में। देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 के जैसा सिमिलर जो हमने अभी अभी सॉल्व किया है, मैंने LHS में कोई चेंज नहीं करना है। देखो LHS तो यही था, ठीक है। RHS में थोड़ा सा चेंज कर दिया, RHS मैंने बना दिया 3π/4, ठीक है बच्चों। तो tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू 3π/4। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और मुझे इसका सॉल्यूशन या तो टेलीग्राम के ग्रुप में भेजिए या फिर आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। दोनों काम कर लो, अच्छा ही रहेगा। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं इन क्वेश्चंस के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। देखो बच्चों, सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं।
लेकिन मजे की बात एनसीईआरटी में ये कंडीशन देने के बावजूद इन कंडीशंस का यूज करके आंसर नहीं दिया गया है, जबकि इन कंडीशंस का अगर हम यूज करें तो हमें आंसर डिफर मिल सकते हैं। शायद देखते हैं, मैं शायद के ऊपर कंफर्मेशन लगाता हूं या फिर नहीं। आ जाइए सॉल्यूशन शुरू करते हैं बच्चों। इस एक्सप्रेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है, तो मैं सबसे पहले इसे y मान लेता हूं ताकि बार बार मुझे ये पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज लिखना ना पड़े, बोलना ना पड़े। मैं जैसे ही y बोलूंगा आपको समझ में आ जाएगा ओरिजिनल एक्सप्रेशन, ओरिजिनल जो फंक्शन है उसकी मैं बात कर रहा हूं, जो भी एक्सप्रेशन गिवन है। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। x की जगह साइन थीटा पुट करके देखो बात बनती है कि नहीं। साइन थीटा पुट करोगे साइन स्क्वायर थीटा -1, कोई फॉर्मूला नहीं बना, साइन थीटा कैंसिल तो कॉस थीटा भी कैंसिल। टेन थीटा पुट करके देखो बात बनेगी या नहीं। टेन स्क्वायर थीटा -1, कोई फॉर्मूला नहीं बना, टेन थीटा से बात नहीं बनेगी तो कोटेंजेंट थीटा से ही बात नहीं बनेगी, दोनों गए तेल लेने। इसका मतलब सीकेंट थीटा या कोसिकेंट थीटा पुट करने से बात बनेगी। तो मैं एक काम करता हूं, मैं सीकेंट थीटा पुट कर लेता हूं यहां पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। मैंने बोला x की जगह सीकेंट थीटा। आ जाओ यहां पर फटाफट देखते हैं क्या होगा। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट में ये 1/√में सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। तो बच्चों ये डिनोमिनेटर में क्या बन गया, टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर थीटा वेरिएबल है यानी टेन थीटा ये पूरा फंक्शन बन गया आपका, स्क्वायर भी लगा हुआ है। तो अंडर रूट से बाहर जब निकालोगे तो मॉडुलस लगाओगे, ध्यान रखना। यहां से हमारा सॉल्यूशन और एनसीईआरटी का सॉल्यूशन डिफर हो जाता है। मतलब एनसीईआरटी में एक ही आंसर गिवन है तो वो बेसिकली मॉडुलस नहीं लगाते हैं, वो बस राम कहानी अपनी चलाते रहते हैं अपने हिसाब से। और यहीं पर वो बच्चा मात खाता है जो बच्चा सिर्फ सोचता है कि मैं एनसीईआरटी से पढ़ूंगा और मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर लूंगा या सीबीएसई एग्जाम क्लियर कर लूंगा। मजे की बात यह है इस क्वेश्चन में दो कंडीशन अभी बनेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा तो दो आंसर आएंगे। उसमें से एक पर्टिकुलर कंडीशन वाला क्वेश्चन सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी था। अब कौन से ईयर में था वो मुझे याद नहीं है, मैं सर्च करके बता दूंगा, नीचे कमेंट में मैं पिन कर दूंगा उसको या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूंगा कि कौन से ईयर में सीबीएसई के सैंपल पेपर में ऐसी कंडीशन थी जिसमें वो आंसर था जो कि एनसीईआरटी में नहीं है। आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों अब यहां से अब ये मॉड का साइन हटाना है तो कंडीशन की बारी आ गई। कंडीशन हमें कैसे डिस्कस करना है और ये सारा फेयर वर्क है, ध्यान से सुनना। तो बच्चों जब आपको बोला गया है कि मॉड x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इसका मतलब ये हुआ कि x 1 से बड़ा होगा या x -1 से छोटा होगा। दो कंडीशन यहीं से दिखनी शुरू हो गई होंगी आपको। आते हैं पहले एक कंडीशन को देखते हैं फिर दूसरी कंडीशन को देखते हैं। पहले मैं इसको देखता हूं। x का मतलब है सीकेंट थीटा, ठीक है, हमने यही पुट किया है। सीकेंट थीटा ग्रेटर देन 1, बात समझ आ रही है। सीकेंट थीटा ग्रेटर देन 1। एक बात याद करना, सीकेंट इनवर्स फंक्शन का जो रेंज होता है वो ये होता है बच्चों, ठीक है। मतलब इसमें आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट दोनों इंक्लूड होते हैं, बस ये π/2 इंक्लूड नहीं होता, ऐसे चलता है, ठीक है। अब सीकेंट थीटा अगर 1 से बड़ा है मतलब सीकेंट थीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब थीटा कहां से बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा बिलोंग करेगा 0 से π/2 में। बात समझ आ रही है, 0 से π/2 में थीटा बिलोंग करेगा। अगर ये कंडीशन लेके मैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करूं तो देखना क्या होगा। मैंने बोला कि अगर थीटा आपका बिलोंग करे फर्स्ट क्वाड्रेंट से, आप वो इंटरवल भी लिख सकते हैं, मैंने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख दिया। अंडरस्टूड तो है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो आप ये इंटरवल लिख लो, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है बच्चों तो ये y क्या बन जाएगा, यहां देखिए, तो y बनेगा कॉट इनवर्स 1/tan थीटा। समझ आया बच्चों। थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो tan थीटा भी पॉजिटिव होगा, और मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव इनपुट जाएगा तो मॉड के साइन को हम एज इट इज रिमूव कर देते हैं। अगर आपको ध्यान नहीं है तो ये देखिए, ऐसे होता है ना, ऐसे हम लोग कहते हैं ना कि मॉड के अंदर अगर x है और x पॉजिटिव है तो एज इट इज लिखो, मॉड के अंदर x है और x नेगेटिव है तो -x लिखो, मॉड के साइन को हटाकर। तो अभी हमने देखा थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो tan थीटा पॉजिटिव होगा, तो मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर, तो मॉड के साइन को हमने एज इट इज रिमूव कर दिया। तो ये हमें क्या दे गया, तो ये हमें दे गया कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा। दैट मीन्स कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा
इज इक्वल टू थीटा, और थीटा ऊपर से आप सीकेंट इनवर्स एक्स लिख सकते हैं यहां से इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से। और ये आपका बच्चों वो आंसर आ गया जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में है। बात खत्म। एनसीईआरटी यहीं पर सो जाती है और बच्चों से उम्मीद करती है कि अगर वो हमें पढ़े यानी एनसीईआरटी को पढ़े तो यहीं पर कहानी खत्म। लेकिन कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। आ जाओ यहाँ पे। इस कंडीशन को कौन देखेगा? इसी कंडीशन के साथ ही सीबीएसई के सैंपल पेपर में क्वेश्चन दिया गया था। यानी सीबीएसई के सैंपल पेपर में ये नहीं था, ये कंडीशन नहीं था, उन्होंने ये कंडीशन दे दिया था। अब जो बच्चा रेक्टिफिकेशन करके गया हो, एनसीईआरटी रट के गया हो, उसका तो हो गया ना मैं वहीं बेड़ा पार या बेड़ा गर्द। हाँ बताओ। तो इस कंडीशन को देखना है। इस कंडीशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ साइड में बता देता हूँ आपको मैं। देखो यहाँ से क्या होगा, इसी के साइड में लिख रहा हूं मैं, इस वाले के साइड में, ठीक है। तो यहाँ से आपका आएगा सीकेंट थीटा एक्स की जगह सीकेंट थीटा हमने लिया, तो सीकेंट थीटा इज लेस देन -1। अब बच्चों सीकेंट थीटा -1 से छोटा होने का मतलब सीकेंट थीटा नेगेटिव होगा। अब सीकेंट इनवर्स का जो आउटपुट है मैंने अभी बताया आपको, फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा सीकेंट इनवर्स का आउटपुट। अब अगर सीकेंट थीटा नेगेटिव दे रहा है आपको, तो कहने का मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही होना चाहिए। यानी यहां से थीटा आपका कहां होना चाहिए बच्चों? तो π/2 से पाई इस वाले इंटरवल में होना चाहिए। बात समझ आई आप लोगों को? कैसे? सीकेंट थीटा नेगेटिव कहां होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में? जवाब ढूंढो, पता चल जाएगा। मैंने ये इंटरवल क्यों लिखा, ये सेकंड क्वाड्रेंट का इंटरवल है बच्चों। तो यहां पर अब मैं लिखने वाला हूं कि इफ थीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट इनवर्स 1 ये जो मॉड tan थीटा था ना, यहां पर मॉड tan थीटा, मॉड को कैसे हटाएंगे वो मैं अभी आपको समझाता हूं। देखना, जब थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है बच्चों, तो tan थीटा भी नेगेटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा भी नेगेटिव होता है। और अगर tan थीटा नेगेटिव होगा, मॉड के अंदर नेगेटिव अगर इनपुट हुआ, मॉड के अंदर अगर नेगेटिव इनपुट हुआ, तो मॉड के साइन को हटा के एज इट इज हम बाहर एक माइनस लगा देते हैं। तो यहां पर ये क्या देगा आपको, यहां पर ये ऐसे देगा। समझ आया आप लोगों को? और अगर ऐसे है, इसको हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं, देखिए और समझिए। और अब मुझे बताइए कि ये कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, समझ आया आपको? देखो ये वाला फॉर्मूला, कॉट इनवर्स ऑफ -x क्या, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x। ये छोटा सा फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में डिराइव किया हुआ है, सीखा हुआ है। याद करने की टेक्निक्स भी आपको बताई हैं मैंने इन सब फॉर्मूलों के लिए। पिछले लेक्चर्स को देखना बहुत जरूरी है बच्चों, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। ये देखो मैं क्वेश्चन में वापस आ चुका हूँ, पाई माइनस थीटा लिख लिया मैंने। अब थीटा की वैल्यू फिर से आप इक्वेशन 1 टॉप में है, देखो इक्वेशन 1, यहां से थीटा की वैल्यू पुट कर दो तो सीकेंट इनवर्स एक्स आ जाएगा। फाइनली आंसर y इज इक्वल टू पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स आ गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्क्रीन पॉज कर लो और इसे नोट कर लो। एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है बच्चों, लेकिन कुछ मामलों में, कुछ चीजों में एनसीईआरटी आपको कंप्लीट गाइड नहीं करती है। तो इसलिए एनसीईआरटी तो पढ़िए, लेकिन साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़िए, नहीं तो लॉस आपका ही है और मैं नहीं चाहता कि आपका लॉस हो। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये भी एनसीईआरटी का ही है। आइए क्वेश्चन नंबर 6। तो यहां पर भी हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने 2 क्वेश्चन रखे थे, 5वां और 6वां। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगेन आप चाहें तो इसे y मान लें, अच्छा रहेगा। बार बार इतना हमें नहीं बोलना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये मैंने पूरे ही एक्सप्रेशन को, जो भी डाटा है उसे मैंने y मान लिया। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ऑफ कोर्स यहाँ कंडीशन गिवन है, आप देख सकते हैं, इनका हमें इस्तेमाल भी करना होगा। तो बच्चों अब यहाँ पर x की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करें ताकि हमारा काम भी हो जाए और आंसर भी आ जाए। ध्यान से सुनना मैं क्या पुट कर रहा हूं। x की जगह मैंने पुट किया a tan थीटा। जैसे ये काम आप करेंगे तो यहाँ से tan थीटा क्या आ रहा है बच्चों, ध्यान से देखो। आपका tan थीटा आएगा x अपॉन a, तो यहाँ से आपका थीटा आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a। इस चीज को निकाल के मैं अभी रख लेता हूँ, बाद में हमारे काम तो आएगा नहीं, ठीक है ना। तो अब अपने क्वेश्चन में वापस लौटो। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x की जगह a tan थीटा डालते जाओ और कैलकुलेशंस करते जाओ। तो a स्क्वायर इंटू a tan थीटा, ठीक है, माइनस a क्यूब इंटू tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा।
नाउ इफ यू नोटिस न्यूमरेटर में से a क्यूब और डिनोमिनेटर में से भी a क्यूब कॉमन आके कैंसिल होगा। कैसे? a स्क्वायर इंटू ए क्यूब हुआ, कॉमन आया, देखो ऊपर भी a क्यूब पहले से ही है तो कॉमन आ जाएगा, नीचे a क्यूब और यहाँ a इंटू ए स्क्वायर, ये भी a क्यूब बन जाएगा तो वो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। और फाइनली आपके पास जो बचेगा वो होगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन बन गया बेसिकली ये ब्रैकेट के अंदर जो मैं अब लिखूंगा ध्यान से देखना, ये चीज और ये क्या बन गया tan 3a वाला फॉर्मूला 11th क्लास में जो आपने पढ़ा है। सब्स्टिट्यूशन करने का बेसिक लॉजिक, हम जो भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं ये सोचकर करते हैं कि क्या कोई फॉर्मूला बनेगा जिससे हमारी सिंप्लीफिकेशन करने में हेल्प हो, अगर हाँ तो ये रहा जी, ठीक है। अब यहां से फॉर्मूला हम लोग ये लगा सकते हैं या नहीं कि tan इनवर्स ऑफ tan x x होता है, तो ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब x आपके पीवी ब्रांच में से हो। x का मतलब यहाँ 3 थीटा है बच्चों। अपने क्वेश्चन में वापस लौटो और कंडीशंस का ध्यान दो, ठीक है। अब आ जाइए बच्चों, हमें कंडीशन दिया गया है कि x जो है माइनस a/√3 से a/√3 के बीच में लाई करता है। x की वैल्यू क्या है तो हमने अभी पुट किया है x की जगह a tan थीटा। कहां पुट किया है समझ आ गया आप लोगों को? ये रहा, पूरे को आप a से डिवाइड कर दो, a पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पर बोला हुआ है डिवीजन करने पे इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका ऐसे हो गया बच्चों, ओके, ठीक है। पूरे में आप अगर tan इनवर्स लेंगे तो ये आएगा माइनस π/6, ये आपका थीटा और ये π/6। पूरे को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। तो बच्चों इसका मतलब तो ये हुआ, बच्चों इसका मतलब क्या हुआ बताओ? तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि 3 थीटा प्रिंसिपल ब्रांच में है, तो इसको हम एज इट इज क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 3 थीटा और ऊपर से थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x अपॉन a, इक्वेशन फर्स्ट, दैट्स ऑल। यहां से थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली तो बस जी इस क्वेश्चन का भी काम खत्म हुआ। मैं ये साइड हो चुका हूं, आप लोग स्क्रीन पॉज करके इसे पूरा नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं बच्चों वो काफी मजेदार क्वेश्चंस आने वाले हैं, दिमाग लगेगा अच्छा खासा। आइए तो बच्चों अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनका भी सॉल्यूशन। देखिए बच्चों क्या है क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स होल स्क्वायर। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, साइन इनवर्स एक्स की जगह और कॉस इनवर्स एक्स की जगह सीकेंट इनवर्स एक्स एंड कॉसिकेंट इनवर्स एक्स रेस्पेक्टिवली कर लो। कहने का मतलब एक नया क्वेश्चन ये रहा, सारा डाटा सेम, बस यहां पर आपको चेंज करना है। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए सॉल्यूशन भेजना मुझे आप लोग, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है जहां पर इसने आपसे ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू पूछी हुई है, इसी चीज को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इसे आप बोल दो एफ एक्स इक्वल टू दिस, तो इसका रेंज आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे भी इस क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं क्या करूंगा बच्चों, ये जो भी आपका एक्सप्रेशन है इसे आप y मान लो, तो ये रहा साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स होल स्क्वायर। अब बचपन का एक फॉर्मूला है, ध्यान से देखते रहना क्योंकि यहां मैं कुछ ट्विस्ट तो करने वाला हूं। ये फॉर्मूला आप सभी को पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज ए प्लस बी होल स्क्वायर। इस प्लस 2ab को इधर ले आओ, समझे आप लोग? बात पल्ले पड़ी? मतलब मैंने एक नया फॉर्मूला आपके लिए लिख दिया, वैसे नया कुछ नहीं है, ये वही पुराना फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हमने इस नए एक्सप्रेशन को लिखा है। अब ये क्यों लिखा है, क्योंकि इसका हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। आप a की जगह कंपेयर करिए, a की जगह साइन इनवर्स एक्स और b की जगह कॉस इनवर्स एक्स, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन बी राइट इट लाइक दिस, a और b की जगह साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो बच्चों इसे हम ऐसे लिखना चाहते हैं, आप देखिए आप लोग समझ गए या नहीं, ठीक है। सो दिस इज
2 साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स। और अब मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद समझें कि ये पाई बाय 2 मैंने कैसे लिखा, क्योंकि ये फॉर्मूला आज के लेक्चर में मेरे ख्याल में 2 बार हम बता चुके हैं। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाय 2 होता है, ठीक है। तो पहले भी हमने ये सब चीजें यूज की हैं, ये फॉर्मूला भी डिराइव किया है। अब बच्चों इसी फॉर्मूले से साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो कॉस इनवर्स कैन बी रिटन एज पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है बच्चों। अब जरा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पाई स्क्वायर अपॉन 4, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस पाई साइन इनवर्स एक्स एंड दिस विल बी प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स यानी होल स्क्वायर। मैं क्या करूंगा, इसमें से 2 कॉमन लेकर और क्या बचेगा वो मैं आपको दिखाता हूं, फिर मैं क्या करूंगा आपको समझाता हूं। ये मैंने 2 कॉमन लिया है बच्चों, ठीक है, बात समझ आई सभी को। इस पूरे में से 2 कॉमन लिया। बेसिकली मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला हूं, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, यहाँ देखो मैं कैसे समझाऊंगा, ठीक है। इतना लंबा नहीं है जितना आपने 10th में पढ़ा होगा, मैं बस लॉजिकली सोचने के लिए आपको बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना। साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर, इसका जरा होल स्क्वायर खोलना, ए स्क्वायर, बात समझ आई, माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर ये रहा, माइनस 2ab करके देखो ये मिलेगा, बात समझ आई। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर का मतलब हमें मिलेगा पाई स्क्वायर अपॉन 16, ओके। लेकिन हमें यहां पर प्लस करके माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये प्लस का पाई स्क्वायर अपॉन 16 आएगा तो माइनस का पाई स्क्वायर अपॉन 16 हमने लिखा होगा तो इन दोनों को कैंसिल कर देगा और इवेंचुअली हमें मिलना चाहिए पाई स्क्वायर अपॉन 8। दैट मीन्स मैं इस टर्म को ऐसे लिखने वाला हूं, पिछले स्टेप को मैं ऐसे लिखने वाला हूं, जो पीछे वाला स्टेप था उसको मैंने ऐसे लिख दिया। और अगर अब इसका होल स्क्वायर खोल के इस कर्ली ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करोगे, पिछले स्टेप वाला सब कुछ मिल जाएगा। आप रीचेक करके देख लो मेरे बच्चों, नहीं मिलेगा तो मुझे बताना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलिए, सिंप्लीफाई करिए, पीछे वाला स्टेप मिल जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर मेथड थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करिए, डायरेक्टली आप लोग लिख लेंगे। अब इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ध्यान से देखना। फर्दर सिंप्लीफाई करने से मेरा मतलब यह है कि इनका एलसीएम लिया जा सकता है, तो एलसीएम लेके देखो क्या आएगा, तो ये आ रहा है पाई स्क्वायर अपॉन 16, ओके, ठीक है बच्चों। अब यहां से ये पूरा y बन चुका है, अब इसे मुझे कैसे सॉल्व करना है ध्यान से सीखिए आप लोग। बच्चों सबको पता है कि साइन इनवर्स x का जो आउटपुट है यानी जो रेंज है वो ऐसे होता है प्रिंसिपल ब्रांच में, सबको पता है ये बात तो, ठीक है। ध्यान से देखना, इक्वेशन फर्स्ट यहां बना दूंगा मैं, फर्स्ट इक्वेशन यानी y का ही मुझे ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना है, लीस्ट वैल्यू निकालना है, मतलब रेंज निकालना है। कैसे भी पूछ ले आपसे ये क्वेश्चन, एक ही बात है। साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 4 फर्स्ट इक्वेशन में ध्यान से देखते रहो, वैसे ही करना है जैसे यहां पर है। तो माइनस पाई बाय 4 पूरे में से करना पड़ेगा, तो ये बनेगा माइनस 3 पाई बाय 4। नाउ दिस विल बी साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 4, ठीक है, एंड पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 यानी पाई बाय 4। अब यहां ध्यान से देखना, मेरे नंबर लाइन पे मैं क्या करने वाला हूं, मैंने लिखा माइनस 3 पाई बाय 4 और मैंने लिखा यहाँ पाई बाय 4। इनके बीच में आपका ये वाला एक्सप्रेशन है। अच्छा, इन्हीं के बीच में कहीं पर जीरो भी होगा बच्चों, ठीक है। अब बेसिकली जीरो से आगे वाले नंबर का स्क्वायर आप करेंगे तो आप आगे ही रहेंगे, मतलब पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन अगर इधर वाले नंबर्स का भी स्क्वायर आप करेंगे तो बेसिकली आप जीरो से आगे ही चले जाएंगे, मतलब पॉजिटिव हो जाएंगे। स्क्वायर वाली बात मैंने क्यों कही, स्क्वायर करने वाली बात क्यों कही कि जीरो से आगे वाले जो भी चीजें होंगी उनका स्क्वायर करेंगे तो जीरो से आगे यानी पॉजिटिव, जीरो से पीछे वाले जो भी नंबर्स होंगे नेगेटिव नंबर उनका भी स्क्वायर करेंगे तो जीरो से आगे यानी पॉजिटिव हो जाएंगे। ये स्क्वायर वाली बात मैंने क्यों कही बच्चों, अपने इक्वेशन फर्स्ट में देखिए, इस वाले एक्सप्रेशन का स्क्वायर है, ये एक्सप्रेशन तो मिल गया लेकिन स्क्वायर नहीं मिला, तो हम अब स्क्वायर करने वाले हैं। जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो ये जीरो से बड़ा या जीरो के इक्वल हो जाएगा, लेकिन इसकी मैक्स वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 9 पाई स्क्वायर अपॉन 16। यहां से सोचिए आप लोग, माइनस 3 पाई बाय 4 का स्क्वायर करेंगे, जीरो से आगे जाएगा, 9 पाई स्क्वायर अपॉन 16 आएगा। बात समझ आई आपको।
एक्चुअली 0 और -3π/4 के बीच में यहां पर कहीं -π/4 है। -π/4 से लेकर π/4 के बीच के नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव तो आएगा, लेकिन वो वैल्यू सेम रहेंगी। लेकिन -π/4 और -3π/4 के बीच के नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो π/4 के स्क्वायर के आगे मिलेगा, π/4 के स्क्वायर के आगे मिलेगा। समझ आ रहा है आपको? तो यही चीज मैंने कहा कि 3π/4 जो नेगेटिव है उसका स्क्वायर करके अब यहाँ आ जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा ये। तो फर्स्ट इक्वेशन में इतना एक्सप्रेशन बन चुका है, पूरे में π² और ऐड कर दो। तो ये मैंने किया π² ऐड। ठीक है बच्चों, तो जैसे ही हम ये काम करेंगे तो ये आपका है sin इनवर्स x माइनस π/4 का होल स्क्वायर प्लस π² और यहाँ π² ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10π²/16, 10π²/16। अब इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये सब काम इक्वेशन फर्स्ट बनाने के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर देखो 2 पहले से है, 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे π²/8 और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते ही ये बन जाएगा y। ध्यान से देख लो, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से। और इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10 5π²/8 2 से मल्टीप्लाई यानी 5π²/4। इक्वेशन फर्स्ट की भी हमने हेल्प ली है बच्चों यहाँ पे। और इतना करने के बाद अब आप लोग बड़े आराम से डिक्लेयर कर सकते हो कि आपका ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है। तो ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू आर रेस्पेक्टिवली, ग्रेटेस्ट वाला हो गया 5π²/4 एंड लीस्ट वाला π²/8। तो ये इस गिवन एक्सप्रेशन का सबसे बड़ा या सबसे छोटा वैल्यू हो गया। और अगर रेंज लिखना होगा तो कैसे लिखोगे मुझे कमेंट करके बताना प्रॉपर वे में। ठीक है, आपका होमवर्क। एक और होमवर्क दिया था मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करते ही, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ सेकेंड इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस कोसेकेंड इनवर्स x होल स्क्वायर। इसका ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको बताना था। बात समझ आई? क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा था मैंने क्वेश्चन। आ जाओ अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं कैसे। बच्चों ये जो फंक्शन है आपका, ज्यादातर बच्चे क्या सोचेंगे यहाँ पर, ये जो देखो fx नहीं लिख रहा हूं मैं, fx में जो वैल्यू गिवन है ना साइन इनवर्स वाली, मैं इसको लिख रहा हूं फिलहाल। ये 2 tan इनवर्स x को नहीं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने ऐसे लिखा तो मैक्सिमम बच्चे क्या सोचेंगे, इसका आंसर है 2 tan इनवर्स x, क्योंकि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन गया डायरेक्टली। ठीक है, तो fx आपका ओवरऑल क्या बन जाएगा, ध्यान से सुनना, 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x यानी 4 tan इनवर्स x। बच्चा बड़ा खुश है, ठीक है ना। अब f5 निकालना है, इसमें x की जगह 5 डालेगा, f5 यानी 4 tan इनवर्स 5। ये तो उसका आंसर आ गया। ये वो बच्चा है जो सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ता है और कंडीशंस को भी ध्यान नहीं रखता और कहता है कि ठीक है मेरा काम हो जाएगा। तो बच्चों ये देखो, ये कंडीशन क्या है, इस कंडीशन के कारण यहां पर सत्यानाश हो चुका है आपका, यानी ये आंसर नहीं है। समझे आप लोग? चलिए हटाते हैं फिर इसको और सही आंसर क्या है वो देखते हैं। तो बच्चों मैं अभी भी इसी एक्सप्रेशन से शुरू करूंगा, मुझे यहीं से सारा काम करना है। तो यहां से सारा काम करना है, तो कैसे करना है ध्यान से सुनना। मैं इसे सिंप्लीफाई करने के लिए बच्चों सबसे पहले x की जगह tan थीटा डालूंगा। ध्यान से देखना बच्चों मैं क्या करने जा रहा हूं। जैसे ही tan थीटा डालेंगे sin इनवर्स 2 tan थीटा, इतना काम सभी लोग कर लेंगे। ये आपका फॉर्मूला बन गया बच्चों sin 2 थीटा का। ठीक है, अब इसे 2 थीटा लिखना है कि नहीं लिखना है, क्वेश्चन मार्क। क्योंकि इसे 2 थीटा तभी लिख सकते हैं बच्चों जब आप ये फॉर्मूला लगाते हैं sin इनवर्स ऑफ sin x, यानी x अगर x आपका -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में है। ये फॉर्मूला यहाँ लगा कि नहीं लगा, देख लेते हैं। 2 थीटा को x से कंपेयर करना होगा हमें। आते हैं कंडीशन पे। कंडीशन कहता है बच्चों कि x इज ग्रेटर देन 1, मतलब x का मतलब था यहाँ tan थीटा हमने पुट किया, tan थीटा इज ग्रेटर देन 1 मींस tan थीटा इज ग्रेटर देन 1 बट स्मॉलर देन इंफिनिटी। tan इनवर्स आप अप्लाई करेंगे तो π/4 से आपका ये π/2 हो जाएगा। देख ध्यान से, π/2 पे इक्वल नहीं है क्योंकि वैसे भी tan इनवर्स फंक्शन का आउटपुट π/2 पे इक्वल नहीं आता, ओपन इंटरवल होता है tan इनवर्स के लिए जो रेंज लिखते हैं आप लोग। इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा π/2 से 2 थीटा और ये पाई। मतलब ये हुआ कि ये जो 2 थीटा इस फॉर्मूले से कंपेयर करोगे तो 2 थीटा इस इंटरवल में नहीं है,
वो तो यहां से बिलोंग कर रहा है, इस इंटरवल में तो बिल्कुल नहीं है, तो हमें इंटरवल में लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, आइए देखते हैं ध्यान से। ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, पहले सिखा चुका हूं ये सारी चीजें मैं आप लोगों को, पुराने लेक्चर्स जाके देख लो। देखो बच्चों, हमने 11th क्लास में क्वाड्रेंट्स सीखा हुआ है। साइन ए कैन बी रिटन एज साइन पाई माइनस ए। साइन ए इज सेम एज साइन पाई माइनस ए। यहां पर ए का मतलब 2 थीटा से कोरिलेट करो, मैंने ऐसे लिख दिया है, अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो। अब देखो, वैसे तो हम इसे 2 पाई प्लस 2 थीटा भी लिख सकते हैं, 3 पाई माइनस 2 थीटा भी लिख सकते हैं। क्या लिखे हैं ताकि हमारे रेंज में आ जाए। क्या मैंने ये जो किया इसे काम बनेगा, अभी ये बताएगा आपको, ठीक है ना, कंडीशंस। आइए देखते हैं। पाई माइनस 2 थीटा यहां पर बनाना पड़ेगा, तो मतलब पूरे को -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो इनइक्वालिटी आपकी चेंज हो जाएगी बच्चों। ये ऐसे पूरे में आप पाई ऐड कर दो तो ये 0 पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2 थीटा और ये पाई बाय 2। अरे वाह, ये तो मजा आ गया। यानी पाई माइनस 2 थीटा इस वाले प्रिंसिपल ब्रांच से देखो बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई बाय 2 आ गया है ना, इसी का तो छोटा सा हिस्सा है ये। तो बच्चों, अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने जो काम किया, इस फॉर्मूले की हेल्प से यहां पाई माइनस 2 थीटा एंड फाइनली थीटा की जगह tan इनवर्स x लिखा जा सकता है बाय इक्वेशन फर्स्ट। ये रहा आपका फर्स्ट इक्वेशन, यहां बोल देता हूं। अब अपने फंक्शन में वापस लौटिए। फंक्शन था 2 tan इनवर्स x, ये रहा, प्लस साइन इनवर्स जिसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है, यानी पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। बच्चों ये पाई बन गया, तो अब आपको निकालना है f5। ये तो पाई ही रहेगा ना, क्योंकि f of x पाई है, यानी कांस्टेंट, और कांस्टेंट किसी वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करेगा। तो आप इसमें x की जगह 5 डालो, 2 डालो, 3 डालो, कुछ भी डालो, आंसर सेम ही रहेगा, यानी पाई। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, समझे। अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। कंडीशन के साथ इसी क्वेश्चन को मैं 2 अलग अलग कंडीशन में दे रहा हूं आपको, आप मुझे इनका सॉल्यूशन भेजना, ठीक है। तो भैया क्वेश्चन लिखे हुए हैं इसमें मैंने, जो क्वेश्चन आपको कराने थे, सिलेक्टेड क्वेश्चंस अच्छे अच्छे वाले। तो एक कंडीशन ये, अगर ये कंडीशन हो तो इसी क्वेश्चन का सेम तरीके से आपको बस ये कंडीशन चेंज करके ये कंडीशन हो जाए तो आंसर क्या आएगा, और अगर ये कंडीशन हो जाए तो आंसर क्या आएगा, ठीक है। कंडीशंस पे गौर करिए। अब मैं साइड में हो गया, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इस पूरे को नोट कर लो बच्चों। और अब आपके लिए मैं बहुत ही मजेदार क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं, मजा आ जाएगा आप लोगों को। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को भी। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। फिलहाल मैं बोर्ड रब करने जा रहा हूं। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन। अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए, कुछ देर पहले हमने किया था कि फाइंड द सॉल्यूशन, सॉल्व फॉर x की वैल्यू निकालनी है। यहां पर x की वैल्यू नहीं निकालनी, यहां पर आपको ये बताना है कि ये जो इक्वेशन हमने लिखा है ना, इसके कितने रियल सॉल्यूशन आएंगे। जैसे मान लो मैं अगर सॉल्व करूं, यहां पर x की वैल्यू आ गई भाई 3, x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू आ गई भाई -1, तो कितने सॉल्यूशन हुए टोटल। एक और यहाँ पर लिख लो, सपोज मैं 3 को चेंज करता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो, कुछ बच्चे ऐसा ना हो कि मतलब 3 को देखकर 3 बोलने लगे। कितने सॉल्यूशन हुए, 3 सॉल्यूशन हुए। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हुए, 3 हुए। मान लो यहाँ पर एक और x की वैल्यू आ रही है, सपोज 2 + i। अब मैं कहूं कितने रियल सॉल्यूशंस हुए, तो 3 हुए। लेकिन कितने सॉल्यूशंस हुए, तो 4 हुए। टोटल 4 सॉल्यूशंस, लेकिन कितने रियल सॉल्यूशन, तो 3। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब ये हुआ, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस का मतलब ये हुआ। तो इस क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन नहीं निकालना है, बस आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन के कितने रियल सॉल्यूशन होंगे। इस इक्वेशन के इंटरवल भी दिया हुआ है। अब इसका सॉल्यूशन समझाने के लिए मैं अभी आपको एक ग्राफ दिखाऊंगा, जो मैंने ग्राफिंग कैलकुलेटर से बनाया है, और मैं आपको एलोबरेट करूंगा। लेकिन उसको दिखाने से पहले मैं आपको कुछ बातें और याद दिलाता हूं। देखिए, आप लोगों ने 10th क्लास में इस टाइप के इक्वेशंस सॉल्व किए हुए हैं। जैसे मैंने सपोज ये आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे दिया, मैं कहूं इसे सॉल्व करो, आप लोग कहोगे ठीक है एलिमिनेशन मेथड से कर लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो, ग्राफिकल मेथड भी होता है ना। आप इसको सॉल्व करके देखिए x की वैल्यू क्या आ रही है, तो x की वैल्यू आप दोनों को ऐड कर दो, x की वैल्यू 5 आ रही है, x 5 आएगा तो y आपका -2 आ रहा है। चेक करके देखो, ठीक है ना। जब आप इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे बच्चों, लाइंस जहां इंटरसेक्ट करेंगे उस इंटरसेक्शन पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट यही होंगे रेस्पेक्टिवली। x कोऑर्डिनेट 5,
y कोऑर्डिनेट -2। बेसिकली मेरा मतलब ये है कि जब आपके पास दो अलग अलग कर्व्स हों, दो अलग अलग फंक्शंस हों या लाइंस हों, कर्व्स हों, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो भी होता है वो उन दोनों कर्व्स को सेटिस्फाई करता है, उनका सॉल्यूशन होता है। बात ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि इसी चीज का हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं जब इस क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। तो बच्चों ये मैं आपको ग्राफ अभी दिखाने वाला हूं। ये देखिए ग्राफ मैंने बनाया है जियोजेब्रा ग्राफिंग कैलकुलेटर यूज करके, मोबाइल में आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस ग्राफ में जो चीजें आपको दिख रही हैं, एक तो कर्वी शेप है, आपको दिख रहा है, मतलब कर्व की तरह ऐसे दिख रहा है, ऐसे, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन है। वो कहां से आए, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ग्राफ यही रहेगा, ठीक है, ध्यान से देखते रहना। अपने सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं LHS को देखूं तो 1 प्लस cos 2x, ठीक है, RHS में क्या है तो √2 cos इनवर्स ऑफ cos x, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब यहां पर ध्यान से सुनना, ये आपका हो गया √2 mod ऑफ cos x। कैसे हुआ समझ गए आप लोग? एक्चुअली 1 प्लस cos 2a का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a क्या होता है 1 प्लस cos 2a का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज किया है मैंने, बाकी अंडर रूट लगा हुआ, जो भी काम हो गया आपके सामने ही है, ठीक है बच्चों, मिटा दूं फॉर्मूला, ओके। तो बच्चों अब ये ऐसा आ गया, तो ऐसा आ गया, तो यहां पर हमें मिला मॉड ऑफ cos x इज इक्वल टू x। तो जो बच्चों आपको ग्राफ दिख रहा है ना, ये साइड में जो आपको ग्राफ दिख रहा है बच्चों, तो इस ग्राफ में बेसिकली क्या है बच्चों कि ये वाला जो पोर्शन आपका आ रहा है ना, ऐसे कर्वी शेप का ऐसा जो पोर्शन आ रहा है इस तरीके से, ये मॉड cos x का है। और जो स्ट्रेट लाइन आ रहा है आपका, स्ट्रेट लाइन, ये नीचे नहीं आएगा, सॉरी, जो स्ट्रेट लाइन है वो बेसिकली ये x का है, यानी y इक्वल टू x। हमने दो ग्राफ बनाए यहाँ पर, y इक्वल टू मॉड cos x एंड y इक्वल टू x, और ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वही इनका सॉल्यूशन होगा। लेकिन इंटरवल का भी ध्यान रखना है, तो π/2 पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 डालेंगे, तो π/2 पाई का मतलब हुआ 3.14/2 यानी 1.57, 3.14 यानी पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इस इंटरवल के बीच में से अगर आप देखेंगे तो आपका जो ये दोनों फंक्शन का जो ग्राफ है वो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा इस इंटरवल की वैल्यूज के अकॉर्डिंग, आप देख सकते हैं ध्यान से। तो इसका मतलब इस इंटरवल में ये जो इक्वेशन है उसके कितने सॉल्यूशन आएंगे जब ये इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे इस इंटरवल में, तो इस इंटरवल में कितने सॉल्यूशन आएंगे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, इंटरवल का ध्यान रखना आप लोग, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन इन π/2 पाई फॉर दिस इक्वेशन विल बी 0, एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। अदरवाइज अगर मैं कहूं कितने सॉल्यूशन आएंगे, तो एक सॉल्यूशन आएगा यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 सॉल्यूशन ओवरऑल। लेकिन इंटरवल की लिमिटेशन है, ठीक है बच्चों, ग्राफ को ध्यान से एनालाइज करिए। बाकी यहां भी मैंने रफली ग्राफ बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए, ओके बच्चों, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आज का जो लेक्चर है मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने अलग अलग इंटरवल्स पे आपको अलग अलग होमवर्क भी दिए हैं, उनका सॉल्यूशन आप लोग मुझे या तो टेलीग्राम के ग्रुप में भेजेंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जैसे आप चैनल को ज्वाइन करेंगे उसके साथ ही ग्रुप भी एसोसिएटेड है, ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एज इट इज ग्रुप में आपको इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भेजना है, मैं उसे वेरीफाई कर दूंगा, और दूसरी बात आप कमेंट करके भी अपना आंसर मुझे बता सकते हैं। तो बच्चों अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, अगले लेक्चर में, ठीक है। और जो क्विज होते हैं उसको पार्टिसिपेट जरूर किया करो, क्विज में पार्टिसिपेशन जरूरी है आपके लिए, आपका ही भला होगा। चलिए बच्चों मिलते हैं अब अगली क्लास में।